नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, शुभ शुभ क्या बोल सकते हैं उसको, शुभ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना, शुभ प्रभात जिसको बोलते हैं। दोस्तों आज 15 अगस्त है और आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज तो फिलहाल आज़ादी की खुमारी पूरे हिंदुस्तान में डूबी है और आप और हमारे ऊपर भी डूबी हुई है। तो कल की क्लास तो किसी कारण बस नहीं हो पाई थी, लेकिन आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो दोस्तों जीएस मिल पर है, लेकिन मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई कि सब हो जाओ तैयार, सब कर दो 50 सब्सक्राइबर पूरे। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी भाई 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उतनी जल्दी ये सेशन आपका लाइव होगा। और लाइव में आप जानते हैं कि लाइव तो लाइव होता है यार, लाइव में केवल चारों ओर केवल आग ही आग होती है, धुआं ही धुआं होता है। और पूरे जोश और जज्बात के साथ हम दोनों आमने सामने मिलेंगे, बैठ करके आराम से एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को भी देखेंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लगातार लाइव सेशन चलेगा तो मजा आ जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो भैया चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जीएस मिल यहाँ पर क्या है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। जीएस मिल और जेरेमी बेंथम या जर्मी बेंथम को बहुत ही तरीके से पढ़ना है। क्यों? जेरेमी बेंथम तो आपने पढ़ लिया है, अब जर्मी बेंथम के साथ साथ जीएस मिल को पढ़ लेंगे और दोनों के विचारों में जब तुलनात्मक आप अध्ययन करेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है दोस्तों, और मजा आएगा। तो देखिए पहली बात तो जीएस मिल आप जानते हैं कौन थे भैया। जीएस मिल एक इंग्लैंड के विचारक थे और ये जो जीएस मिल साहब हैं आप जानते हैं कि ये सकारात्मक जो है सकारात्मक उदारवाद के कुछ लोग इनको जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है सकारात्मक उदारवाद के नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का प्रयास किया था। तो जीएस मिल वास्तव में जेम्स मिल के पुत्र थे। क्या? जेम्स मिल के पुत्र थे। और याद रखिएगा आगे देखिए तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर इनका जन्म होता है 21 मई 1806 को। स्थान कहाँ पर होता है? लंदन, इंग्लैंड में। और इनके पिता कौन थे भाई? जाहिर सी बात है जीएस मिल के बाप कौन होंगे? जीएस मिल के बाप होंगे जेम्स मिल। तो जीएस मिल बेटा हुआ था और जेम्स मिल जो है कौन थे? उनके पिताजी थे। अब देखें इनके गुरु कौन थे? बोले सर गुरु इनके जेरेमी बेंथम थे। तो जेरेमी बेंथम को हम कई बार क्या बोलते हैं? जर्मी बेंथम भी बोलते हैं दोस्तों। और जर्मी बेंथम जो है ना इनको उपयोगितावाद का जनक बोलते हैं, आपको अच्छे प्रकार से पता है। और ये जो उपयोगितावाद के जनक साहब हैं ये जेरेमी बेंथम जो है, इन्होंने एक जो है इनका जो नारा था वो क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्या है दोस्तों? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, याद रखिएगा अधिकतम सुख, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी इंग्लैंड के जेरेमी बेंथम भी कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जेरेमी बेंथम जो है ये इनके गुरु थे। अब आप कहेंगे सर गुरु कैसे हुए? तो जेरेमी बेंथम के जो गुरु थे वो वास्तव में जीएस मिल के बाप थे, जेम्स मिल। ये जेम्स मिल साहब जो है वो जेरेमी बेंथम के गुरु थे और जेम्स मिल का बेटा कौन है? जीएस मिल। तो इस प्रकार से जीएस मिल जो है वो उसके ऊपर भी जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा, इसलिए वह जेरेमी बेंथम को अपना गुरु बना लेता है। दोस्तों इनकी जो पत्नी हैरियट टेलर होती है, याद रखिएगा ये हैरियट टेलर को बहुत प्यार करता है। लेकिन दोस्तों हैरियट टेलर वास्तव में वो कुंवारी नहीं थी, बल्कि जेएस मिल से विवाह से पहले उनका एक विवाह और हो चुका था, तो वो विवाहित थी। और विवाह होने के बाद जब ये दोनों मिलते हैं, मतलब जेएस मिल और हैरियट टेलर मिलते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, नजर मिलती है और धीरे धीरे इलू इलू हो जाता है। और फिर दोनों इलू इलू गाना गाते हैं कि इलू का मतलब आई लव यू। फिलहाल इलू का गाना गाने के बाद जब दोनों में प्यार होता है तो इंतजार करते हैं कि इनका आदमी जो इनका खसम है, इनका जो हैंड बंड है वो जब अगर खत्म हो जाए, मर जाए, तो ऐसे कंडीशन में फिर ये विवाह करें। और जैसे क्या होता है हैरियट टेलर का पति मरता है दोस्तों, वैसे हैरियट टेलर से विवाह कौन कर लेता है? जीएस मिल कहता है। तो जीएस मिल जो है बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी को। इसकी उपलब्धि दोस्तों क्या होती है जेम्स मिल की, जीएस मिल की? तो 8 वर्ष की उम्र में, जब 8 वर्ष का मतलब क्या? ऐसी उम्र जिसमें बच्चे सुसु कर लेते हैं पैंट में, उस उम्र में या वास्तव में प्लेटो और हेरोडोटस की किताब को क्या किया था? उसका अध्ययन किया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें और, जैसे जब पत्नी इनकी मर जाती है, चूंकि पत्नी बहुत दिन तक रहे, भाई जाहिर सी बात है पत्नी बड़ी रही होंगी जब ये दूसरे विवाह वाली पत्नी शादी करते हैं। तो जब पत्नी मर जाती है तो पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने किताब लिखी थी, कौन? ऑन लिबर्टी। याद रखिएगा ऑन लिबर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑन लिबर्टी किसकी है? जेम्स मिल की है, सॉरी जीएस मिल साहब की है। और जीएस मिल ने इसे अपनी पत्नी को समर्पित किया है और कहता है क्या कि मेरे सारे लेखों के में जो सर्वोत्तम है, मतलब जो भी मैंने लेख लिखे उनमें जो भी सर्वोत्तम है
वह उसी उसकी प्रेरक है। मतलब कौन? वह का मतलब उनकी पत्नी, मतलब उनकी पत्नी जो टेलर है ना, वो उनकी प्रेरणा स्रोत है और आंशिक रूप से लेखिका भी है। वह मेरी मित्र और पत्नी है। उसकी सत उत्कृष्ट भावना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, अतः उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। कहने का मतलब वो अपने पत्नी के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि भाई मेरे पत्नी, जो मैंने ऑन लिबर्टी लिखा है, वो ऑन लिबर्टी अपने से नहीं लिखा है, बल्कि ऑन लिबर्टी को लिखने के लिए मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है, और इस प्रकार से बोलते हैं। आप देखो यहाँ पर 1858 में क्या होता है कि दोस्तों इंग्लैंड में तत्कालीन प्रधानमंत्री पाम स्टर्न, क्या नाम है? पाम स्टर्न। ये पाम स्टर्न के समय याद है कि दोस्तों उन्होंने क्या होता है कि पाम स्टोन भी कहीं कहीं मिल जाता है। पाम स्टर्न या पोम स्टोन ने भारत शासन अधिनियम 1858 प्रस्तुत किया, जिससे कंपनी का शासन समाप्त हो गया और मिल की नौकरी छूट गई। दोस्तों याद रखिएगा कि 1858 के पहले 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की जो क्रांति होती है वो एक भयावह क्रांति थी, और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 में जो है भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आता है, और उस अधिनियम के द्वारा वास्तव में कंपनी भारत में कंपनी का जो शासन होता है वो पूर्णतः क्या? कंपनी का शासन, वो कंपनी का शासन समाप्त हुआ और वास्तव में भारत पर ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया। किसका हो गया भाई? ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। तो कहने का मतलब वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर सॉरी, जो जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ऐसी कंडीशन में मिल की नौकरी छूट गई, और जब मिल की नौकरी छूट गई तो मिल बहुत गुस्सा है। मिल कहता है कि आखिर ये मर क्यों नहीं जाता? कह रहा है कि लॉर्ड पामस्टर्न मर क्यों नहीं जाता? अगर लॉर्ड पामस्टर्न को फांसी हो जाए तो इसको फांसी पर चढ़ता देखकर मैं 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूं। किसमें? खुशी में, दुख में नहीं, खुशी में। अगर एक फांसी चढ़ जाए, इसको फांसी हो जाती तो मैं 20 मील खुशी खुशी चलना स्वीकार कर लेता। इतना खिसियाया था यार, जरा सोचिए। आगे फिर कहता है, क्या कहता है जेएस मिल दोस्तों? आगे कहता है कि मिल ने के समय नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद या व्यक्तिवाद का बोलबाला था। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो जेएस मिल था दोस्तों, इसके समय नकारात्मक उदारवाद था या पूंजीवाद या व्यक्तिवाद का बोलबाला था। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को केवल सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और न्याय पर सीमित रहना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीएस मिल पहले विचारक है जिसने नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का प्रयास किया, और यही कारण है कई बार जीएस मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक भी मानते हैं। क्या इन्होंने कहीं कहीं मिल जाता है कि जीएस मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक भी मानते हैं, तो इसे भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। किसको? जीएस मिल को दोस्तों, किसको? जीएस मिल को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े अगर, तो अब भी यहाँ पर अपनी पुस्तक, जो उनकी एक किताब है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जीएस मिल ने लिखा है कि समाज में सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, अतः राज्य को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके इस विषमता को मिटाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। क्या बोले जरा देखे, कहता है भाई दो चीजें यहाँ पर, ये सामाजिक समानता की बात करता है। कहता है कि भाई देखो, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका जन्म समानता के आधार पर नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति जो होता है, कहीं कोई अपर कास्ट में हो गया, कोई लोअर कास्ट में हो गया, कोई निम्न कास्ट में हो गया, तो जिस कास्ट में जिस जो है स्तर पर जिसका जन्म होता है वो उसी प्रकार रहता है, तो उसमें बराबरी नहीं होती, उसमें समानता नहीं होती। इसलिए बोलता है, क्या बोलता है कि भाई सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, अतः राज्य को सामाजिक आर्थिक, कहाँ पर? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके इस विषमता को मिटाना चाहिए और आर्थिक समानता को लागू करना चाहिए। लेकिन साथ ही वो कहता है कि लेकिन राजनीतिक क्षेत्र या हस्तक्षेप में ये चीज हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब आप आर्थिक क्षेत्र में कर डालो, आप सामाजिक में करो ताकि समानता आए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो जेएस मिल जो है वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो हस्तक्षेप की बात करता है, लेकिन वो जो है राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात नहीं करता। दोस्तों मिल कहता है, क्या कहता है कि राज्य एक सकारात्मक संस्था है, इसलिए उसे शिक्षा और सामाजिक सुधार का कार्य करना चाहिए। मतलब वो राज्य को नकारात्मक नहीं मानता, बल्कि राज्य को सकारात्मक संस्था मानता है, और कहता है कि इसलिए जो राज्य है ना, उसे सामाजिक सुधार का कार्य करना चाहिए। मिल फिर क्या कहता है दोस्तों, मिल जो है जमींदारी व्यवस्था और किराए के सिद्धांत का विरोध किया है। मतलब वो जमींदारी, चूंकि जमींदार क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था में आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि इसमें ये जमींदारी व्यवस्था शोषण का केंद्र है। शोषण का केंद्र क्यों है भाई? क्योंकि आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जो जमींदार होते हैं वो निश्चित रूप से अपने जो अधीन लोग रहते हैं, जो फोर्थ क्लास के लोग रहते हैं, जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग रहते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसीलिए जमींदारी व्यवस्था और किराए के सिद्धांत का विरोध किसने किया है? जीएस मिल ने किया है। बहुत अच्छा सिद्धांत यार, देखिएगा।
अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने उपयोगितावादी विचार में क्या संशोधन प्रस्तुत किया उसी को दिया है। आपको अच्छी प्रकार से पता है उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो वास्तव में किसका है, बेंथम साहब का, किसका, बेंथम का है। और ये क्या कहते हैं, मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी विचार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को आलोचना से बचाने के लिए उपयोगितावाद में इतना संशोधन कर दिया कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब ये इसके ऊपर आरोप लगते हैं दोस्तों, क्या लगते हैं कि वास्तव में मिल ने बेंथम का जो उपयोगितावादी विचार है उसको आलोचना से बचाने के लिए, उसकी आलोचना न होए, इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया कि अब वास्तव में उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो उपयोगितावादी सिद्धांत रह ही नहीं गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ भाई आगे दोस्तों, मिल क्या कहता है मिल कहता है एक असंतुष्ट सुकरात, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से श्रेष्ठ होता है और एक असंतुष्ट मानव एक संतुष्ट सुकर या सुअर से बेहतर होता है। एक लाइन देकर पूछ देगा कि वास्तव में एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये जो आपका कथन है ये वास्तव में इसका जेएस मिल साहब का है। याद रखिएगा दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो आपका एलटी ग्रेड हुआ था, एलटी ग्रेड में डायरेक्टली पूछा था कि कार्लाइल ने बेंथम के, ये बेंथम साहब है, कार्लाइल ने बेंथम दर्शन को सुकरात या सुगर का दर्शन बोला है। क्या, सुकर या सुगर का, यहाँ पर सुगर, सुकर या सुअर का दर्शन भी कहा है। तो कई बार दो चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से श्रेष्ठ है और एक संतुष्ट मानव एक असंतुष्ट मानव एक संतुष्ट सुअर से बेहतर है, तो ये हो जाएगा जेएस मिल। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि कार्लाइल कौन ऐसा विचारक है जिसने वास्तव में बेंथम के दर्शन को सुगर का दर्शन बोला है, तो क्या बोलेंगे, वो कार्लाइल में जाएंगे, वो आपका मिल में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और पिछली बार डायरेक्टली आया था, बहुत लोगों ने गलत भी किया था। आगे देखिए दोस्तों, मिल जो है ना उसका प्रसिद्ध कथन है, क्या कथन है जरा देखिएगा। उसका कथन है कि मैं ऐसा पीटर हूं, क्या बोलता है, कह रहा है भाई मैं ऐसा, कहता है कि मैं ऐसा पीटर हूं जो अपने गुरु के तर्कों को स्वीकार नहीं करता। मतलब कहता है कि भाई ऐसा मैं पीटर हूं जो अपने गुरु का विरोध करता है, मेरे गुरु ने जो सिद्धांत दिया मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हमेशा आलोचना किया, उसके हमेशा उसका बदलाव किया, तो मैं वह पीटर हूं जो अपने गुरु के तर्कों को स्वीकार नहीं करता। अब दोस्तों देखिए मिल जो है ना वो किसके बारे में क्या क्या विचार प्रस्तुत करता है, स्वतंत्रता के बारे में मिल का क्या सोचना है। तो अब देखिए स्वतंत्रता के बारे में बात कहूं तो मिल ने अपने किताब ऑन लिबर्टी में, क्या, ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता विषय विचार का प्रतिपादन किया दोस्तों। और ध्यान रखिए क्या बोलता है भाई, मिल जो है, मिल देखिएगा मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। आप देखिए उदारवाद अलग चीज होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। उनका अनुसार व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर में संप्रभु है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये लाइन कितनी बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि भाई व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। या कथन किसका है, तो ये कथन किसका दोस्तों, ये जेएस मिल साहब का है। किसका, ये मिल साहब का, जेएस मिल साहब का है। आगे कहते हैं कि यहाँ मस्तिष्क से तात्पर्य भाषण और अभिव्यक्ति, क्या बोलते हैं, क्या भाई जो यहाँ पर मस्तिष्क है उनका अर्थ है भाषण और अभिव्यक्ति। और जो है ये जो आपके मिल साहब हैं वास्तव में इसके प्रबल जो है वो समर्थक माने जाते हैं, पक्षधर माने जाते हैं। इसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। मतलब ये जो आपके इन्होंने जिस समर्थन नकारात्मक स्वतंत्रता की बात किया है उसके बारे में कहता है कि यह मस्तिष्क से, यहाँ पर मस्तिष्क से तात्पर्य है कि जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मिल इसके प्रबल पक्षधर हैं। इसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। दोस्तों मिल और क्या बोलते हैं, मिल कहते हैं कि पागलों, मूर्खों और सैनिकों को भी प्रबल आजादी मिलनी है चाहिए, क्योंकि मिल कहते हैं कि भाई 10 सैनिकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धि वाले हो सकते हैं, निरर्थक बुद्धि हो सकते हैं, लेकिन 10वां जो व्यक्ति होगा वो समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जो कि अनेक व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। तो मतलब उनका कहना है कि भाई यहाँ पर रहने वाला, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर मानव क्या है, बुद्धिमान है। हर व्यक्ति का अपना अलग जो है उपयोग है, उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो ही कहते हैं भाई अगर 10 लोग हैं, 10 में 9 तो मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जो भले वो पागल है लेकिन ऐसा है जो बहुत ज्यादा विद्वान भी है। अब देखिए मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं दोस्तों, मिल के अनुसार यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस व्यक्ति को चुप करा दे। यदि व्यक्ति के पास शक्ति हो तो वह समाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर पूरा संसार इकट्ठा हो जाए और एक तरफ अकेले एक व्यक्ति हो
तो फिर भी समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस अकेले व्यक्ति को चुप करा सके, क्योंकि उसके पास भी विचार अभेद की स्वतंत्रता है, वह भी बोल सकता है। और फिर बोलता है कि अगर व्यक्ति के पास शक्ति भी हो तो वह समाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब वह समाज में बदलाव नहीं कर सकता। ऐसा कौन मानता है? J.S. मिल बोलता है। दोस्तों मिल का मानना है कि सांसद की बोलने की पूर्ण आजादी होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो सांसद हैं, चूंकि मिल बाद में सांसद बनता है दोस्तों, तो मिल कहता है कि सांसद को एटलीस्ट जो है ना बोलने की आजादी होनी चाहिए पूरी तरह से। प्रधानमंत्री स्टोन ने क्या लिखा है? एक बार पाम स्टोन ने लिखा है, क्या लिखा कि जब मैं संसद में मिल का भाषण होता है तो मुझे लगता है कि मैं संत का प्रवचन सुन रहा हूं। मतलब कहते हैं कि भाई जब मिल कभी बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे लग रहा है कोई संत या महात्मा की वाणी, कोई संत या महात्मा बोल रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चा क्या कर रहा है तू नहीं बोलेगा बल्कि तुम करके बोलते हैं। तो कहने का मतलब जैसे एक संत महात्मा भाषण देता है उसी प्रकार से ये भी प्रवचन देने का काम करते हैं। दोस्तों शरीर का कार्य क्या होता है? तो शरीर का कार्य होता है यहाँ पर कार्य की स्वतंत्रता। मिलने इसे दो भागों में विभाजित किया। मतलब यहाँ पर मैंने आपको दो बात बताई थी ना कि भाई कैसे कैसे काम आगे बढ़ना है, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया कि जो मिल आपके मिल साहब हैं, मिल ने क्या बोला? हमने कहा था भाई मिल के पास दो चीज है, एक क्या है? एक तो बोलने की स्वतंत्रता है और एक कार्य की। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य का मतलब क्या हो रहा है? शरीर जो आपका दिया सार का शरीर का मतलब यहाँ पर है कार्य की स्वतंत्रता। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्व-विषयक कार्य, मतलब दो चीज की बात करता है ना भाई, कहता है कि अगर राज को कहाँ पर हस्तक्षेप करना है, राज को वास्तव में स्व-विषयक कार्यों पर हस्तक्षेप करना है या फिर जो पर विषयक कार्यों पर हस्तक्षेप करना है। तो वही कह रहा है कि भाई ये जो आपका कार्य है, व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो है ना वो स्व-विषयक कार्य होते हैं और दूसरा पर विषयक कार्य होता है। जो स्व-विषयक कार्य होता है उसमें तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप की बात नहीं करता है। बोलता है भाई जो स्व-विषयक कार्य होते हैं, जो व्यक्ति के निजी हित से जुड़े हुए कार्य होते हैं, उनमें राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ जो पर विषयक कार्य है उसमें वह हस्तक्षेप कर सकता है। और स्व-विषयक में बोलता है, क्या बोलता है कि देखिएगा, कहता है कि ऐसे कार्य जिसका संबंध व्यक्ति स्वयं से हो उसे स्व-विषयक कार्य कहते हैं। इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। मिल के अनुसार राज्य को स्व-विषयक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल आगे कहता है कि आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप राज्य जो है कर सकता है। मतलब कहता है कि भाई अगर स्व-विषयक कार्य है तो उसमें जो है आपका राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन हाँ अगर आत्मरक्षा हो जाए, अगर सुरक्षा की बात आ जाए कि भाई कोई काम ऐसा है कि अब हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया है, तो आप वहां पर सुरक्षा के नाम पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, इधर आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहे हैं। तो दूसरा आपका दिया है पर विषयक, और पर विषयक या इसको अन्य विषयक कार्य भी बोलते हैं। दोस्तों ये पर विषयक अन्य विषयक कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। मतलब ऐसे कार्य होते हैं जो समाज के अन्य लोगों पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसे पर विषयक कहते हैं। और मेल कहता है कि भाई ऐसे कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब कहता है कि जो स्व-विषयक है, जो राज्य के जो व्यक्ति के निजी हित से जुड़े हैं, उनमें तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन जो राज्य के मतलब जिसमें व्यक्ति का हित नहीं है बल्कि जो पर विषयक है, जिससे दूसरे का हित नहीं है, उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक दोस्तों आगे देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन। ये जो मिल साहब हैं, मिल के स्वतंत्रता विषयक विचार की आलोचना करते हुए बारकर ने कहा है, क्या कहा है? खोखली स्वतंत्रता का वाहक। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तव में कि J.S. मिल को स्वतंत्र मतलब खोखली स्वतंत्रता का वाहक कौन कहता है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई जो है बारकर। आप देखिए मिल का राज संबंधी विचार क्या है, राज के बारे में क्या बोलते हैं भाई। तो जो मिल साहब है दोस्तों, वो राज के बारे में क्या कहते हैं? राज के बारे में जो मिल है वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा, मिल राज को मानव इच्छा का परिणाम मानता है। क्या मानता है दोस्तों? ये जो मिल साहब है, मिल ने राज्य को मानव इच्छा का परिणाम बोला है। बोले कि भाई राज्य क्यों आया है, तो कहा कि भाई ये मानव इच्छा का परिणाम है। क्या है? मानव इच्छा का परिणाम है। और उसके अनुसार राज एक क्या है? राज एक नकारात्मक नहीं है बल्कि राज क्या है? एक सकारात्मक संस्था है। दोस्तों मिल क्या कहता है? मिल कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप करके सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त विषमता को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले कहा कि भाई राज्य को इतना अधिकार तो देता है कि आप सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में कर लीजिए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आपको जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप समाज और जो है आर्थिक क्षेत्र में जो भी विषमता है, राज्य को उस विषमता को मिटाने का अधिकार है। दोस्तों मिल फिर कहता है, मिल का मानना है कि राज्य को सामाजिक सुधार एवं शिक्षा देने संबंधी कार्य करना चाहिए। क्या मिल कहता है कि राज्य को सामाजिक सुधार, क्या सामाजिक सुधार और शिक्षा देने संबंधी कार्य करना चाहिए। मिल संपत्ति को
विनियमित, क्या इसको बोलते हैं, विनियमित करने के पक्ष में था। विनियमित, विनियमित करने के पक्ष में था। विनियमित का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब वो नहीं है कि संपत्ति आपका एरिया है तो संपत्ति पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब संपत्ति ऐसा हो कि उस पर राज्य का नियंत्रण हो सकता है और संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए दोस्तों, बल्कि संपत्ति कुछ लोगों नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, जो मतलब बहुत का मतलब होता है जो अन्य लोग हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है उनके पास भी संपत्ति पहुंचना चाहिए। इसलिए जो है संपत्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात कौन का बोलता है, वो कौन बोलता है आपका जेएस मिल साहब। दोस्तों मिल जो है ना वो अनार्जित आय और किराए के सिद्धांत का विरोध। अनार्जित का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए अनार्जित आय, अनार्जित का मतलब होता है जो किसी अलग किस्म से कमाई गई है, मतलब उसका जो तरीका गलत हो, ठीक है, जैसे आप मेहनत कर कमाए तो ठीक है, लेकिन अनार्जित का मतलब होता है कि अगर आपने खुद अर्जित नहीं किया, किसी दूसरे की आय को आपने कब्जा कर लिया, किसी गलत तरीके से आपने पैसा कमाया, तो उसको वह अनार्जित आय बोलता है। और कहता है कि अनार्जित आय और किराए के सिद्धांत दोनों का क्या है, दोनों का विरोध करता है, ठीक है। किराए का सिद्धांत ध्यान है, किराए का मतलब होता है कि दूसरे से को जो है ले लेना और उसका शोषण करना। बेंथम के दोस्तों मिल जो है ना वो भी जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर हैं, मतलब मिल भी कहता है कि भाई ये जो समाज में विषमता है, ये समाज में शोषण है, इसका मेन कारण क्या है, जमींदारी है, और अंग्रेजों को चाहिए कि भाई जमींदारी प्रथा को खत्म कर दें। दोस्तों अब लोकतंत्र के बारे में जो है ये बेंथम मिल क्या बोलता है, तो मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, याद है किताब का नाम, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतंत्र पर अपना विचार व्यक्त किया है। अब देखिए लोकतंत्र में मिल जो है ना दोस्तों वो क्या विचार प्रस्तुत करता है, इसको जरा देखिए। तो मिल के अनुसार लोकतंत्र केवल वहीं सफल हो सकता है जहां पर लोग सचरित्रवान, ईमानदार और कर्तव्यपरायण हो। मतलब ये कि लोकतंत्र ऐसे जगह पर सफल नहीं हो सकता जहां पर लोग बेईमान और भ्रष्ट होते हैं। लोकतंत्र वहीं पर आप सफल कर सकते हैं, वहीं पर बेहतर हो सकता है जहां पर लोग क्या हो, जहां पर लोग ईमानदार होते हैं, जहां पर लोग चरित्रवान होते हैं, जहां पर लोग कर्तव्यपरायण होते हैं और जहां पर लोग अपने नियमों, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है। तो आगे फिर कहता है, क्या बोलता है, मिल कहता है कि भाई एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जहां संपूर्ण जनता भागीदार करे। मतलब लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता किसी भी कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो, मतलब कहता है कि भाई ये जो आपका जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर संपूर्ण जनता की भागीदारी हो। और मिल आगे कहता है दोस्तों क्या, सभी जनता बुद्धिमान नहीं होती, दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो पशुओं से कुछ ही बेहतर है। मतलब बोलता है कि भाई अगर आप ये सोचो कि भाई सभी लोग जो है ना पूरी मतलब बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान ही है दुनिया में जो है ऐसे भी लोग हैं, बहुत संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी स्थिति पशु से थोड़ा सा बेहतर है। आप देखिए आगे क्या बोलता है, बेंथम की तरह मिल भी केवल शिक्षितों को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेंथम की तरह मिल भी केवल शिक्षितों को ही मताधिकार का अधिकार देना चाहता है, लेकिन बेंथम और मिल के विचारों में यहाँ पर सर दोस्तों अंतर है। क्या अंतर है, बेंथम जो है ना केवल उन्हें मताधिकार देना चाहता है दोस्तों जो पढ़ना और लिखना जानता हो। मतलब बेंथम का मतलब है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो साक्षर हो, उसको मताधिकार का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन मिल कहता है भाई क्या कहता है कि भाई एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, तो कहता नहीं एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत नहीं देना है। बेंथम एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत देता है, लेकिन बेंथम मिल है वो एक वोट और एक जो है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत नहीं देता है, बल्कि कहता है कि क्या कहता है कि गुणित या भारित मतदान का समर्थन करना चाहता है। मतलब ये दोस्तों कि ये जो आपके बेंथम साहब है, बेंथम कहता है कि अगर एक व्यक्ति है तो केवल उसको एक बार वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उससे अधिक नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो केवल उसको जो है वोट देने का अधिकार हो, पढ़े बिना अनपढ़ गंवार को वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन मिल क्या बोलता है, मिल जो है ना भारित या गुणित मतदान का समर्थन। भारित या गुणित का मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा क्वालिफाइड है उसी अनुपात में उसको मतदान करने का अधिकार देना चाहिए। तो मिल जो है ना बेंथम द्वारा प्रतिपादित एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का खंडन करते हुए गुणित या भारित मतदान का समर्थन करता है। मिल के अनुसार जो अधिक पढ़े लिखे हों उन्हें अधिक मत और जो कम पढ़े लिखे हों उन्हें कम पद देने का अधिकार है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब कम मत देने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई बीए किया है, कोई एमए किया है, ठीक है, या कोई पीएचडी किया है, जो ज्यादा पढ़ा है उसको अधिक मत देने का अधिकार है, 4 वोट 5 वोट 10 वोट, और जो कम पढ़ा लिखा है जो बिल्कुल अंगूठा टेक है उसको बिल्कुल मत दीजिए या फिर कम दीजिए। तो वैसे प्रकार से शिक्षा के अनुसार जो है वह निर्धारित करता है। मिल कहता है कि मत को गिना ना जाए बल्कि मत को तौला जाए, ठीक है। और मिल जो दोस्तों है वो गुप्त मतदान का समर्थक नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेंथम जो है ना बेंथम गुप्त की बात करता है, बेंथम क्या है गुप्त मतदान की बात करता है, लेकिन ये जो आपका मिल है वो खुले मतदान की बात करता है, वो गुप्त मतदान की बात नहीं करता। दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त का मतलब होता है कि अपना वोट छिपा के देना और खुले का मतलब होता है अपना मत खुलेआम देना, ठीक है, ये बात है दोस्तों। मिल जो है ना वो वास्तव में महिलाओं को भी मताधिकार दिए जाने के पक्षधर हैं।
अब देखिए बेंथम और मिल के विचारों में दोस्तों यहाँ पर अंतर है। क्या बेंथम जो है ना वो महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं देता। बेंथम जो है, बेंथम वो क्या करता है, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं देना चाहता, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये मिल है, उसने महिलाओं को मताधिकार दिए जाने के पक्षधर किया। मिल कहता है दोस्तों कि नारियों को मताधिकार इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वे राजनीति में भागीदारी करें, बल्कि वास्तव में इसलिए मिलना चाहिए ताकि वे शासन से बचे रहें। मतलब उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उनके ऊपर अनाचार ना हो, उनका शोषण ना हो, इसलिए महिलाओं को वास्तव में मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जो मिल है उसने विधायिका में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व देने के पक्षधर है, इसलिए वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात किया। मिल का प्रसिद्ध कथन है, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी में बदल दिया जाए, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी में तब्दील होने से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा होना चाहिए, जिससे वे समय समय पर शक्ति के अंधे और सत्ता के दीवाने की जनता खबर ले सके। दोस्तों आगे बोलते हैं, जेएस मिल के लोकतंत्र संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए पेपर कहता है कि जेएस मिल लोकमत के तमाघोटी के प्रभाव से प्रभावित था। और पेपर कहता है मेरे को कि अनिच्छुक या असंतुष्ट लोग, देखिएगा पेपर जो है ना मिल को क्या बोलता है, अनिच्छुक या असंतुष्ट लोकतंत्रवादी या प्रजातंत्रवादी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ याद रखिएगा। ये मिल की स्टेटमेंट है। दोस्तों मिल की रचनाओं के बारे में देख लीजिए। जहां तक मिल की रचना की बात करें तो सबसे पहले इनकी रचना का नाम है ऑन लिबर्टी, बहुत प्रसिद्ध है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सजेशन ऑफ वुमेन, वार एक्सपेंडिचर और सिविलाइजेशन। और उसके बाद जो है इनकी एक किताब और भी है, 2 एशियन बेंथम। कौन है दोस्तों, एशियन बेंथम और एशियन रिवीजन। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके जेएस मिल साहब हैं। और जेएस मिल और बेंथम के विचारों का अगर अध्ययन आप कंटेम्प्रेरी करें दोस्तों तो मजा आएगा और पूरा समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जिन विचारों को बेंथम ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, बेंथम के विचारों का खंडन किया और उससे स्थापित करने का प्रयास भी कौन करता है, जेएस मिल साहब करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना। एक गाना मुझे 2 लाइन याद आती है, क्या, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई में ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक देश के निर्माण में योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सबका पहली प्राथमिकता क्या है, अपने करियर को बनाना, और उसके लिए आपका जो मूल मंत्र सक्सेस है वो आपके लिए लगा हुआ है। बस मूल मंत्र सक्सेस को सब्सक्राइब करके बिल को प्रेस करिए और जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।